हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणु और अणु। ठीक है, परमाणु और अणु में आपने क्या क्या पढ़ा था? एक दार्शनिक अवधारणा पढ़ी थी जिसके आधार पर आपने बोला था कि जो आपका पदार्थ है, ठीक है, जब आप उसको क्या करते जाएंगे, विभाजित करते जाएंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ते जाएंगे, तो आपको एक पार्टिकल, एक सूक्ष्मतम कण ऐसा मिलेगा जो कि क्या होगा, अविभाज्य होगा। अविभाज्य का मतलब क्या है? इनडिविजिबल, यानी जिसको आप विभाजित नहीं कर पाएंगे, उसके और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो उसको क्या नाम दिया गया था? परमाणु नाम दिया गया था। इस दार्शनिक अवधारणा में आपने सबसे पहले बात की थी भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद की, जिन्होंने कहा था कि कोई तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होगा, अविभाज्य कण होगा, जिसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। ठीक है, उसके बाद कात्यायन की अवधारणा आई, जिसके आधार पर उन्होंने बोला कि जो आपका परमाणु है, ठीक है, वो फ्रीली स्टेट में नहीं मिलेगा, बल्कि वो किसी कंपाउंड के रूप में आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद आते हैं ग्रीक दार्शनिक, जहां पर डेमोक्रिटस ने सेम वही कहा जो आपका किसने कहा था? महर्षि कणाद ने कहा था। उन्होंने भी यही कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होगा कोई तो, या जो आपका पदार्थ है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को उन्होंने क्या नाम दिया था? एटम, यानी परमाणु नाम दिया। ठीक है, इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए एंटोनी एल लेवोजियर और प्राउस्ट, जिन्होंने कहा कि एटम अब आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, और कंबाइन हो करके क्या करेंगे? कोई नई चीज बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, आपका कंपाउंड बनाएंगे, और उसमें जब वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा? रासायनिक संयोजन होगा, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। और उसके लिए उन्होंने दो लॉ दिए। एक आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। ओके, तो आपका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो दिया था लेवोशिए या एंटोनी एल लेवोजियर ने। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो अभिक्रिया से पहले आपके पास कुछ रहा होगा, कोई कंपाउंड रहा होगा, एलिमेंट रहा होगा, एटम रहा होगा, जिनको हमने क्या नाम दिया था? अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट जिनको कहा था। ठीक है, फिर वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। ठीक है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद क्या होगा? आपको कुछ तो नया कंपाउंड मिलेगा, जिसको उन्होंने क्या कहा? उत्पाद कहा। ठीक है, तो आपके अभिक्रिया से पहले क्या थे? आपके पास अभिकारक थे, अभिक्रिया हुई, उसके बाद आपको क्या मिले? उत्पाद मिले। तो जो लेवोशिए थे, उन्होंने क्या कहा कि जो आपके अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, यानी केमिकल प्रोसेस जो हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे पहले जो कंपाउंड्स थे उनका टोटल जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो किसके बराबर होगा? जब अभिक्रिया हो गई है और उसके बाद का जो क्या है, अब उत्पाद मिला है, उसका जो द्रव्यमान है, तो अभिकारकों का द्रव्यमान किसके बराबर हो गया? उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर हो। ओके, तो यही क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, यानी जो आपका द्रव्यमान रहता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का अर्थ क्या है? कि ना तो उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि होगी और ना ही उसमें किसी भी प्रकार की कमी आएगी। ठीक है, इतना हम समझे थे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बोला था कि अगर आपके पास क्या है? आपके पास चावल है, दाल है, सब्जी है, मसाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके पास, और आपने क्या करना है? इससे कोई डिश तैयार करनी है। ठीक है, हमने बोला इससे क्या बनेगी? खिचड़ी बन जाएगी, सबको मिक्स कर देंगे। एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू गए, एक प्रोसेस आपने यूज की, जिसमें आपने जो रेसिपी थी उसको फॉलो किया। ठीक है, देन क्या हुआ? आपकी खिचड़ी बन गई। तो अभी हम क्या कहते हैं कि जो आपके चावल हैं, दाल है, सब्जी है और मसाले हैं, उनका जो टोटल मास होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है, भार होगा, वो किसके बराबर होगा? जो आपकी खिचड़ी बन गई है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का द्रव्यमान क्या हो गया? बराबर हो गया। इसमें न किसी प्रकार की वृद्धि हुई। वृद्धि होने का मतलब क्या था? कि अब पहले जितने अभिकारक थे आपके, मसाले वगैरह, दाल चावल सब, जो उनका वेट था वो बाद में क्या हो गया? बढ़ गया, यानी जो खिचड़ी बनी आपकी उसका वेट बढ़ गया।
तो वृद्धि हुई, तो ऐसा भी नहीं हुआ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। या फिर क्या हुआ कि पहले जो आपका अभिकारकों का द्रव्यमान था, अब जो आपका प्रोडक्ट बना है खिचड़ी, उसका द्रव्यमान कम हो गया है, तो कमी भी नहीं आई है, ऐसा कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और उदाहरणों के आधार पर हम क्या करते हैं? इस नियम की पुष्टि करते हैं। ठीक है, जहां पर हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? आपके मर्क्यूरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था, और हमने क्या कहा था कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है यहाँ पर वो 100 ग्राम ली गई है। ठीक है, हर 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन पर क्या बन रहा है? मर्क्यूरी और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या है? आपका अभिकारक है, यानी रिएक्टेंट है। ओके, और ये किसमें उत्पाद क्या के रूप में आपको क्या मिल रहा है? एक तो मर्क्यूरी मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो इसका वेट कितना है? 100 ग्राम है, यानी अभिकारक का द्रव्यमान, रिएक्टेंट का जो मास है वो है 100 ग्राम। रिएक्टेंट का मास कितना है? 100 ग्राम है। और हम क्या कह रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये अभिकारकों का द्रव्यमान जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? इन उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? मर्क्यूरी आपको मिलता है 93 ग्राम्स और ऑक्सीजन मिलती है आपको 7 ग्राम्स, तो इसको टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 100 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? दोनों ही अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर क्या होता है? प्रूव होता है। ओके, देन आपका सेकंड आता है स्थिर अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसे आप कहते हैं। इसको किसने दिया था? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास जो कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, ठीक है, वो यौगिक क्या हो रहा होगा? उसके अवयवी घटकों से मिलकर बन रहा होगा। ठीक है, अवयवी घटक क्या हो गए उसके? यानी जिस एटम या एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बन रहा। ठीक है, तो क्या बोला? यौगिक है, उसके कुछ तो अवयवी घटक है। अब उन अवयवी घटकों का जो भार का अनुपात होगा वो हर स्थिति में क्या होगा? निश्चित होगा, और यही क्या है? आपका स्थिर अनुपात का नियम है। जहां पर आपने क्या बोला कि H2O यानी वाटर है, और इसमें क्या है? दो आपके अवयवी घटक है। दो क्या है? एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों किसी न किसी भार के अनुपात में क्या होंगे? यहाँ पर मिल रहे होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे, और कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। जहां पर आपने बोला था, और ये अनुपात किसका होगा? भार का होगा, जो उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है, यानी परमाणु भार है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 आता है, और एक एटम के लिए बोल रहे हो। ठीक है, एक एटम के लिए हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होगा वो 1 होगा। ठीक है, अभी हम कितने हाइड्रोजन ले रहे हैं? यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो 2:16 यहाँ पर क्या आ रहा है? ये इनका भार का अनुपात आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। ठीक है, एक अनुपात आ, यानी जहां पर भी आपको पानी दिख रहा है, वो आपको नदी में दिख रहा है, तालाब में दिख रहा है, समुद्र में दिख रहा है, वो आपको ग्लेशियर में बर्फ के रूप में दिख रहा है, या आपको भाप के रूप में दिख रहा है। ठीक है, वो बना किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तब वाटर बन रहा है। और इन दोनों के भारों का अनुपात हर एक स्थिति में क्या होगा? 1:8 ही होगा। ठीक है, चाहे वो पानी आपने किसी भी स्रोत से लिया है या आपने किसी भी केमिकल प्रोसेस में उसको बनाया है। इतना हमने पढ़ लिया था। देन हमने क्या बोला था कि सेम किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है? एक कार्बन का एटम होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। वहीं ऑक्सीजन का, जैसे आपने पहले देखा, 16 होता है। चूंकि यहाँ पर 2 एटम मिल रहे हैं तो 16 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका? 32 आ गया। फिर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको रेशियो मिल जाता है 3:8 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी केमिकल प्रोसेस में बन रही है, कहीं पर भी पाई जा रही है, उसका जो भार का अनुपात होगा किस किस का? कार्बन और ऑक्सीजन का, वो क्या होगा? 3:8 ही रहेगा। ये आपने स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ा। और इसके बाद आपने क्या कहा कि जो आपके परमाणु की अलग अलग अवधारणाएं रखी गई थी, किसके द्वारा? दार्शनिकों द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ था? आपके
अलग अलग लॉज आए, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया, यानी रासायनिक संयोजन के नियम आए, जिसके आधार पर 2 नियम हमने पढ़े। अब इन सब का जो निचोड़ होगा वो डाल्टन बताएंगे, ठीक है। डाल्टन क्या है आपके, एक अंग्रेज रसायनज्ञ थे, ठीक है, यानी उन्होंने केमिस्ट्री में अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग मॉडल्स दिए, अलग अलग तरह से उन्होंने केमिस्ट्री में अपनी बातों को रखा है। तो यहां पर उन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा, जितनी भी दार्शनिक अवधारणाएं थी अभी तक, जो आपने कणाद की पढ़ी, कात्यायन की पढ़ी, और किसकी पढ़ी आपने, डेमोक्रिटस की पढ़ी, ठीक है, सेम वही चीजें डाल्टन ने भी बताई। तो सेम चीजें क्या हो गई कि कोई तो पदार्थ है आपका, पदार्थ क्या हो गया, जो भी चीज क्या कर रही है, स्थान घेर रही है, यानी जिसमें आयतन है और जिसमें द्रव्यमान यानी मास होगा, वो क्या हो गया आपका, पदार्थ हो गया। वो पदार्थ क्या है, बहुत सारे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, जो कण की क्या है, अविभाज्य, सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे हैं, इनडिविजिबल हैं, यानी जिनको अब फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो वो क्या हो गए, एटम हो गए, यानी परमाणु हो गए, ठीक है। इतना उन्होंने बोला। साथ में उन्होंने क्या बताया कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम हैं, इन्हीं के ऊपर हम, इन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने अपनी बातों को रखा, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सन 1808 में द्रव्यों की प्रकृति, अब द्रव्य क्या है आपका, द्रव्य आपका कुछ नहीं है, जिसे आप पदार्थ बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं, वही है, ठीक है। तो आपको द्रव्य का लिखा मिलेगा कहीं पे, तो उसका मतलब भी क्या है, पदार्थ, ठीक है। द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिन्हें उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था, ठीक है। दार्शनिकता यानी प्रैक्टिकली अभी भी कुछ प्रूव नहीं हुआ था, सिर्फ अपनी सोच के आधार पर सब क्या कर रहे थे, बता रहे थे कि कोई तो कण है या कुछ तो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के पदार्थ बना हुआ है, ओके। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, ग्रीक दार्शनिक कौन थे आपके, डेमोक्रिटस, ओके, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी क्या कहा, परमाणु ही कहा, ठीक है। यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम इतना पढ़ते आए हैं, अभी आप बोलेंगे मैम आप सेम चीजें रिपीट कर रही हैं, क्योंकि वो सेम चीजें रिपीट हुई हैं उनकी थ्योरीज में, इसलिए हम उनको इतना पढ़ रहे हैं। आगे जाके हो सकता है मैं आपको ये भी बता दूं कि ये थ्योरी गलत साबित हो गई, तो वो भी हमको पढ़ना है, ठीक है। साइंस में यही होता है, एक क्लास में आप एक चीज को पढ़ते हैं, एक थ्योरी में पढ़ते हैं, उसी क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में आप जाके आपको बता दिया जाता है कि वो थ्योरी गलत थी, ठीक है, लेकिन हमें वो पढ़नी पड़ती है। तो डाल्टन ने आपको क्या बताया कि जिसको सभी लोगों ने, सभी दार्शनिकों ने बोला कि सूक्ष्मतम कण क्या है आपका, परमाणु है, मैं भी क्या बोलता हूं, वो क्या है, परमाणु ही होगा। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर भी क्या था, आधारित था, जो मैंने आपको बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये आपके डाल्टन साहब हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए अच्छे से। देन इस सिद्धांत के अभिधारणाओं को, इससे पहले अब क्या क्या आ गया आपको समझ में कि जो आपका परमाणु है वो क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यानी जो सबसे छोटा कण होगा पदार्थ का, वो क्या होगा आपका, परमाणु होगा, यानी एटम होगा। तो यानी किसी भी पदार्थ में ऐसे ऐसे मिलियंस और बिलियंस नंबर्स में क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी लाखों संख्याओं में जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो कोई एक क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। जैसे मैं इस पेन की बात कर रही हूं, ये पदार्थ है, ऑब्वियसली है, क्यों है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको कहीं पर रखती हूं तो ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे स्पेस का कोई ना कोई क्या होता है, जगह या स्थान को कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, या जगह को घेरता है, ठीक है, ये मैं कह रही हूं। साथ ही अगर मैं इसको वेइंग मशीन पर रखूं तो इसका कुछ ना कुछ मास आएगा, कुछ ना कुछ वेट आएगा, तो दोनों चीजों को ये फॉलो करता है, यानी ये क्या है, पदार्थ है, द्रव्य है या मैटर है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो ये पदार्थ है ये सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, और वो सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख पाते, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। तो ये पेन भी ऐसे ही लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, कण क्या हो गए, एटम हो गए, यानी परमाणु, ओके। इतना आपको समझ में आ गया।
अभी उससे भी अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आपके आसपास चौक पड़ी होगी, उसको आप क्या कर लेंगे, उसको पाउडरी मास में कन्वर्ट कर लेंगे, पाउडर बना देंगे। अब उस पाउडर में से उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लीजिए, ठीक है। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी अगर आप बहुत ज्यादा डिवीजन में उसको ले जाएंगे और डिवाइड कर लेंगे उसको, तो वो जो पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं देगा वो क्या होगा, एटम। ठीक है, इतनी कल्पना उन लोगों ने की थी और उसी के आधार पर डाल्टन ने भी क्या कहा कि सभी पदार्थ जो होते हैं, चाहे वो कोई तत्व हो, तत्व आपका क्या है, पदार्थ मैंने आपको बता दिया, जो स्थान घेर रहा है जिसमें द्रव्यमान है, ठीक है। चाहे कोई तत्व हो, तत्व क्या है आपका, एलिमेंट, यानी जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने हाइड्रोजन एलिमेंट यानी तत्व की बात की, तो उसमें सारे एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे। और यौगिक हो सकता है यानी कंपाउंड, जब आपके अलग अलग एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं या एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, वो कंबाइन होकर के वाटर बना रहे हैं, तो वाटर आपका क्या है, कंपाउंड है। जब कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, दोनों आपस में कंबाइन होकर CO2 बना रहे हैं, तो वो क्या है आपका, कंपाउंड है यानी यौगिक है। ओके, हो या कोई क्या हो, मिश्रण हो, ठीक है, मिक्सचर हो सकता है अलग अलग चीजों का। ओके, तो क्या हो गया, सभी पदार्थ चाहे कोई तत्व हो, यौगिक हो या फिर क्या हो, मिश्रण हो, यह छोटे कणों से बना होता है और यही छोटे कण क्या है, परमाणु कहलाएंगे आपके। ठीक है, क्या कहा जाएगा उनको, परमाणु कहा जाएगा। तो अब परमाणु क्या है, परमाणु यानी आपका एटम। तो ये क्या है, सूक्ष्मतम कण है एक तो, यानी सूक्ष्मतम का मतलब क्या है, सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं होगा। ओके, सूक्ष्मतम कण है यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। देन क्या है, इनडिविजिबल है यानी अविभाज्य है, विभाजित नहीं कर पाएंगे आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इनडिविजिबल भी है। तो ये किसने बताया, डाल्टन ने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। ओके, तो अभी आप पहले इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर डाल्टन का सिद्धांत भी नोट करेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका डाल्टन का सिद्धांत। इसके बाद इसकी कुछ अवधारणाएं लिखेंगे। ठीक है, अभिधारणाओं को निम्नानुसार कहा जा सकता है, मतलब नीचे लिखी गई हैं अवधारणाएं। पहला क्या है, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। फिर बोलोगे मैम वही चीज रिपीट हो गई, कणाद ने भी वही बोला, डेमोक्रिटस ने भी वही कहा, डाल्टन भी वही कह रहे हैं, अभी फिर डाल्टन की अभिधारणा जो है उसमें भी हम वही पढ़ेंगे। तो ये आपको पढ़ते जाना है जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहा कि जो पदार्थ है वो सूक्ष्मतम कणों से मिल करके बना हुआ है और उन्हीं सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी लास्ट सेशन में एक एग्जांपल दिया था कि जो आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम जो है आपकी वो बनी हुई है, उसमें दीवारें होंगी। ठीक है, आपकी जो दीवार है, वॉल है, वो किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है, ब्लॉक से बनी हुई है। तो आप जो आपकी वॉल है, दीवार है, उसको मान लीजिए पदार्थ की, ये पदार्थ। ठीक है, अब पदार्थ को आप सब डिवाइड करते चले जाइए। आपने कॉलम्स में बांटा, फिर आपने क्या बोला कि वॉल के अलग अलग कॉलम्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग सेक्शन हैं, उनको डिवाइड करते चले गए और लास्ट में आपको सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलेगा वो क्या होगा, एक ब्लॉक का होगा यानी ईंट का होगा। ठीक है, ईंट मिल गई, तो आपने क्या बोला कि मैम ये जो हमारी दीवार है ये इतनी सारी ईंटों से मिल करके बनी हुई। ठीक है, तो पदार्थ की भी आप ऐसी अवधारणा अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो पदार्थ है वो एक दीवार की तरह है और जिस तरह से दीवार हमारी बहुत सारी ईंटों से मिलकर के बनी हुई है, उसी तरह से आपका जो पदार्थ है वो भी बहुत सारे एटम्स यानी परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। सिर्फ अंतर किस चीज का है कि जो आपकी ईंट है आप उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एटम की अवधारणा रखेंगे तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि जो आपकी ईंट है यानी क्या एटम है, ठीक है, वो फर्दर डिवीजन में नहीं जाएगा और उसको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या कहा हमने, पदार्थ सूक्ष्मतम यानी बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो क्या बोल रहा है कि इससे छोटा अब कुछ हो ही नहीं पाएगा। छोटा क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो डिवीजन में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए, ये आपके पास क्या है, पदार्थ है कोई। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं डिवाइड, यहां हमने इसे 2 में डिवाइड कर दिया
ठीक है। फिर हम इस वाले पार्ट को फर्दर डिवीजन में ले जाते हैं और इसके कुछ और पार्टिकल्स हमने बना दिए। फिर हमने इसके भी अलग अलग पार्टिकल्स बना दिए। फिर हमने इसको आगे डिवाइड करते चले गए हैं। यानी डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई ब्लॉक था उसको आप तोड़ रहे हैं, पहले आपने इसके 2 पीस करे, फिर ये छोटा वाला पीस हो गया, इसके फिर आपने फर्दर 2 पीस करे, फिर इसको डिवाइड किया, फिर आपको 2 और पीस मिल गए और यहाँ से आपने ऐसे डिवाइड कर दिया। और आप बोल रहे हैं कि जो ये लास्ट में आपको पार्टिकल मिला है ये फर्दर डिवीजन में नहीं जाएगा, यानी आप इसको आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अवयवी घटकों में नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो यही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है यानी सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट समझते हैं सबसे छोटा, क्योंकि इसको आगे आप तोड़ नहीं पाएंगे तो इससे छोटा कुछ बनेगा नहीं, तो ये सूक्ष्मतम हो गया पदार्थ का कण, यही क्या है आपका परमाणु। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट अवधारणा क्या होगी। परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया में बनाया या नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोला, रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकता है या प्रक्रिया हो सकता है आपका। ठीक है, जिस एटम को, जिस परमाणु को हमने बोला कि सूक्ष्मतम है, सबसे छोटा है। ठीक है, अब वो सबसे छोटा है उसका मतलब क्या है कि वो अविभाज्य भी होगा, यानी उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि वही परमाणु आपका क्या है, अविभाज्य भी है और वो क्या करता है, किसी न किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है और वहां पर या तो बन सकता है या फिर क्या होगा, नष्ट होगा। ओके, जैसे कि आपका कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है वहां पर क्या होगा, आपका एटम पार्टिसिपेट करता है। आपको पता है, जैसे आपने बोला हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम एक केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं और क्या बन रहा है, आपका वाटर बन रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपका एटम बनेगा भी और नष्ट भी होगा या टूटेगा। ओके, तो कितनी 2 अवधारणाएं समझ में आ गई। पहला कि जो आपका पदार्थ है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है जिसको आपने परमाणु बोला। दूसरा क्या कह रहा है कि जो वो आपके सूक्ष्मतम कण हैं वो क्या, कैसे होंगे, अविभाज्य होंगे, यानी वो फर्दर डिवीजन में नहीं जाएंगे, उनको आप विभाजित नहीं कर पाएंगे और यही एटम, यही परमाणु आपका क्या करता है, रासायनिक प्रक्रिया में बनता भी है और नष्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अवधारणा क्या है, किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते। ठीक है, यानी क्या समझ रहे हैं इससे, कोई भी आपका एलिमेंट है, ठीक है, तत्व है, तो आप तत्व को क्या बोलते हो कि ये सेम टाइप ऑफ एटम यानी एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो जब आप एक समान परमाणु कह रहे हो तत्व के, तो यानी जो आपका तत्व है उसके सारे जो एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, उनका परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु भार समान होगा और जितनी भी उनकी रासायनिक गुण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, जैसे हम तत्व ले लेते हैं, आपका ऑक्सीजन ले लिया आपने, ऑक्सीजन आपका क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट। ठीक है, और तत्व क्या होते हैं आपके, जो सेम टाइप ऑफ एटम से यानी एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। तो यानी अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें सारे परमाणु किसके होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे। ठीक है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम इसमें प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये एलिमेंट है। ओके, और अब क्या कह रहे हैं कि जो ये अलग अलग ऑक्सीजन के एटम है, मतलब एक समान है, तो इनका क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा सबका, परमाणु भार भी समान होगा और क्योंकि सब समान है तो रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। ओके, तो कितनी चीजें समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किसी दिए गए एलिमेंट के लिए, यानी कोई भी तत्व है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका तत्व होता है, एलिमेंट होता है, वो सेम टाइप ऑफ एटम यानी एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, तो आपका क्या हो गया, वो परमाणु क्योंकि सभी समान हैं तो उन परमाणुओं के सारे गुणधर्म भी क्या होंगे, समान होंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली होते हैं, क्यों, क्योंकि जब एलिमेंट अलग हो गए, तत्व अलग हो गए, तो उनके परमाणु भी क्या हो गए, अलग। ठीक है, जैसे हमने एक ऑक्सीजन बोला एलिमेंट और दूसरा हमने हाइड्रोजन बोल दिया। ठीक है,
ऑक्सीजन किससे मिलकर बना हुआ है? ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बना हुआ है, इसमें सारे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, और हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे से अलग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अलग है, इसका परमाणु क्रमांक इसका परमाणु क्रमांक अलग होगा, दोनों का परमाणु भार अलग होगा, दोनों के रासायनिक गुण अलग होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो विभिन्न तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं, चूंकि अलग अलग तत्वों में अलग अलग परमाणु पाए जाएंगे, तो उन अलग अलग परमाणुओं से क्या मतलब है, यही मतलब तो है कि उनके गुणधर्म अलग हैं, द्रव्यमान अलग है, क्रमांक अलग है, इसीलिए वो एक दूसरे से भिन्नता दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। कैसे? जैसे आपने कहा था किसका, वाटर का। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट सेशन में जब मैंने कहा कि वाटर बन रहा है, जल बन रहा है आपका, तो जल में क्या है, दो तरफ के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा किसका है, ऑक्सीजन का। आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताएंगे कि कुल कितनी संख्या में परमाणु वहां पर उपस्थित है, मैं जब टाइप्स ऑफ एटम्स पूछ रही हूं तो आपको प्रकार बताने, तो दो प्रकार के एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि जब भी आप किसी यौगिक को देखते हैं और उसमें एटम्स को देखते हैं, तो आप वहां पर देखते हैं कि उस यौगिक में वो किसी ना किसी निश्चित अनुपात में जुड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो जब भी आप वाटर बनाएंगे, जल बनाएंगे, तो 2 एटम आपके हाइड्रोजन के आएंगे और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का आएगा। और अगर आपने ये जो रेशियो आ रहा है, अनुपात आ रहा है, इसमें चेंज कर दिया तो उससे आपका यौगिक यानी कंपाउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर आप नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन चेंज कर देते, O की जगह 2 लगा देते, तो अभी ये वाटर नहीं रहेगा, अभी ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, H2O2 हो गया। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 2:2 यानी 1:1 आ जाएगा। ओके, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। क्या कहा कि परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो ये छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात है, यौगिक क्या हो गया, वाटर हो गया। इस वाटर में आपके परमाणु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, दोनों किस अनुपात में जुड़ रहे हैं, 2:1। तो ये पूर्ण संख्याओं का अनुपात है, पूर्ण संख्याएं हैं ना, 2 और 1, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दिए गए यौगिक में सापेक्ष संख्या और परमाणुओं के प्रकार जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देन आपको क्या करना है, जितने डाल्टन की अभिधारणाएं यहाँ पर समझाई गई हैं, जितने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, उनको अच्छे से नोट करना है, और साथ साथ क्या करेंगे, आप घर पे जाके रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, याद करेंगे इसे, और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। ओके, होपफुली आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप वो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।